बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। जो आप सुन रहे थे वो कुछ नया नहीं है। ये स्टेटेड पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की और अगर देखा जाए खुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कि अपोजिशन उनसे NRO मांग रही है। इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये रहा है कि भाई क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानूनी तौर पर ऐसी पोजीशन में भी हैं कि वो किसी को कोई रियायत दे सकें, किसी किस्म का NRO दे सकें। ये बहस अपनी जगह जारी रही है और वज़ीर-ए-आज़म की पहले दिन से ही पोजीशन है। आज आपने देखा कि जब जवाब दिया मोहसिन शाहनवाज राना साहब ने, तो उनका ये कहना है कि हुकूमत भी इस अपोजिशन से एक फैसिलिटेशन मांग रही है, NRO मांग रही है। इसके बहुत जो टेक्निकल नुकात हैं उसमें जाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारहा इसके ऊपर बात हो चुकी है। सवाल यहाँ है उस एटीट्यूड का जो कि हुकूमत का है। सवाल ये भी है कि उस ज़िद का या उस स्टांस का जो कि अपोजिशन अपनाए हुए है। क्या अपोजिशन के जो पूरा उनका नैरेटिव है, जो पूरा उनका स्टांस है, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है? क्या उसके अंदर तज़ाद आ चुका है? क्या ये वही मामलात हैं, तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि जहां एक पार्लियामेंट को जाली कहा गया 2014 में, उसी पार्लियामान के अंदर फिर जब बाई इलेक्शन करीब आए तो आमिर डोगर साहब को वो इलेक्ट हुए, फिर उनको वो MNA बने, तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। तो क्या आज की अपोजिशन PDM की सूरत में भी यही करने जा रही है? एक तरफ असेंबलियों से इस्तीफों की बात हो रही है, तो साथ ही साथ हुकूमत ये कहती है कि नहीं, इन्होंने कहाँ इस्तीफे देने हैं, ये तो ज़िमनी इंतखाब लड़ने के लिए बेताब है। अब कल वफाकी वज़ीर दाखिला जिनका इंटरव्यू हमने किया, वो क्या कह रहे थे, यानी शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे, जरा सुन लेते हैं। कोई अर्ज नहीं, 12 फरवरी से 12 मार्च के दरमियान इलेक्शन हो सकते हैं। उससे भी बड़ी खबर यह है कि इन्होंने खुद अपोजिशन ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन कराओ, हमने एक मेंबर को, हमारी सीट बढ़ती है। देखिए, मेरे नज़दीक इस मेरे 6-5 दिन में जो सबसे बड़ी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दी है कि ये इलेक्शन करवाए जाए। और अगर इतनी जल्दी ये इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चन ज़रूर होगा उनके जहन में। मैं अपोजिशन को, PDMA को सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेते देख रहा हूं। आपने शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, अपोजिशन का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। ज़ुबैर उमर साहब क्या कह रहे हैं और उनको क्या लगता है, अपोजिशन को क्या लगता है कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसी तरह असरअंदाज हो रही है आज की हुकूमत जिस तरह पहले इल्ज़ाम लगता रहा इलेक्शन कमीशन के ऊपर? ज़ुबैर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुन लें। ये जो बाई इलेक्शंस अनाउंस किए, देखें हुकूमत भी अपनी तरफ से प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है, और जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। बिकॉज जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही छोटा सा एक इदारा है, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना तो बहुत ही सिंपल है। जब नैब को कर सकते हैं या दूसरे इदारों को कर सकते हैं। अपोजिशन से पूछ लेते हैं, हुकूमत से भी जानेंगे, और कुछ बातें ऐसी हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज की हैं, उस पर भी बात होना ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उसकी भी बड़ी बातगश्त है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई 1.5 साल पहला जो था या साल पहला जो था उसके अंदर बहुत दफ़ा लोग आए, उन्होंने क्या क्या बातें टॉक शोज़ के अंदर की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने तो बात ही शायद कुछ और कर दी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराता हूँ। चौधरी मंजूर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मरकज़ी रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी। और जनाब सदाकत अली अबाई साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चौधरी साहब आपसे सबसे पहले पूछ लेता हूँ, क्योंकि अपोजिशन का मौका भी, ये क्यों तासुर बार बार बढ़ रहा है? मैं अब कुली तौर पर पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं, कि आप लोग बहुत बेताब है ये बाई इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हुकूमत तो ये कहती है कि फिर आपके तमाम इस्तीफ़ों का जो सारा मामला है ये एक ढकोसला है या एक ड्रामा है, किसी ने इस्तीफ़े नहीं देने, बिकॉज आपके लिए ये बाई इलेक्शन छोटी छोटी चीज़ें इतने अहम है कि आप जब सेनेट इंतखाब आएगा हुकूमत तो कहती है आप उसमें भी हिस्सा लेंगे। देखिए, बात यह है कि हम एक तहरीक चला रहे हैं इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जी, और तहरीक के कई पहलू हैं। जलसे थे, अब रैली के बाद पहिया जाम हो सकता है, शटर डाउन हो सकता है, फिर लॉन्ग मार्च है, और फिर उसमें एक इस्तीफे भी हैं। अब सिर्फ बहस हो रही है, इस्तीफे देने हैं नहीं देने हैं, क्यों देने हैं, कैसे देने हैं, ये फैसला करना PDM की क्या काम है। अगर हम इलेक्शन में जा रहे हैं, अभी फैसला तो नहीं ना हुआ कि इस्तीफे कब। ड्यूरिंग इलेक्शन अगर ये फैसला हो जाता है कि भाई इस्तीफे दे, तो वो इलेक्शन छोड़ देंगे। हम इलेक्शन कंप्लीट करके अगले दिन जीत कर दिखाकर इनको कि भाई हमने इस्तीफे देने हैं, तो कोई इशू नहीं, उस वक्त दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि
क्या कब देने हैं, देने हैं, किस असेंबली के पहले देने हैं। हो सकता है सूबाई असेंबली, बात सुनने, हो सकता है सूबाई असेंबली के पहले, हो सकता है कौमी असेंबली के पहले दे दे। तो ये फैसला करना पीडीएम को करने दीजिए। बाकी इश्यूज जो हैं वो तहरीक पहलू सारे हैं, उनमें से 60 पहलू जो मैंने बताया उसमें से एक छोटा ये है इस्तीफों का। तो सारी बहस उस पे क्यों हो रही, इस मुमकिन नहीं हो रही, इस हुकूमत की गवर्नेंस पे क्यों नहीं हो रही, कारकर्दगी पे क्यों नहीं हो रही? क्या इस हुकूमत के रहने का आज के बाद, और जो पारस ने इंटरव्यू किया इसमें सरेंडर कर दिया दिसंबर के अंदर फिर एक दफा इमरान अहमद खान न्याजी ने, तो उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? कोई इसका मतलब के पास कोई विजन नहीं है, कोई प्लान। कहां सरेंडर किया किसको सरेंडर, कहां सरेंडर कर दिया? उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा कि क्या आज खुदकुशियां करें, तो उसने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जरा उसका वो चलाएं। जो नहीं, बड़ी तल्ख बात है, लेकिन शायद हर चीज का हल तो वज़ीर आज़म के पास, बेचारों के पास होगा भी नहीं। वैसे तल्ख बात है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट वज़ीर आज़म के पास हल शायद नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? पीपल्स पार्टी ने तनख्वाहें बढ़ाई ना, महंगाई बढ़ी थी तो तनख्वाहें बढ़ी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर था, एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, इस मुल्क इकोनॉमी में बेहतरी हुई थी। हमने सारा नुकसान तो नहीं किया था। ठीक है, उस 140 डॉलर 148 पे गया था, तो नहीं किया था लोगों के ऊपर, बिजली महंगी नहीं की थी, तो महंगा उतना नहीं किया था। आज तो तेल सस्ता है, तो महंगी कर दी है, फिर भी 1300 अरब। मैं साहब ये इसके परफॉर्मेंस के ऊपर भी हम कर लेते हैं बात, क्योंकि एक जी ये बैठ गई। पिछले साल 50 अरब था, इस साल अरब उसका लॉस है। रेलवे 24 पे ये आए थे, आज 65 पे शेख रशीद छोड़ के गया है। आने वाला वजीर कह रहा है कि नहीं, इसको भी स्टील मिल बंद करना पड़ेगा। आप कोई एक शोबा बता दें जिस शोबे की आपने बेहतरी की है। 2.5 साल बाद भी कह रहे हैं कि हमारी तो तैयारी थी, तो भाई तैयारी नहीं थी। जुल्फकार अली पास कौन सी तैयारी थी, वो भी पहली बार आए थे, और उन्होंने आकर जिस तरह तो टीम भी 90-95% थी। आपके पास तो काफी लोटे हैं जो पहले भी हुकूमतों में रहे, शेख रशीद से लेकर लोग हैं जो कहते हैं हमने 15 क्रेडिबिलिटी तुसी नहीं मंदे। बट मैं चॉइस साहब इस पे आता हूं सर, मैं परफॉर्मेंस पे आता हूं। मैं जरा एक छोटी सी बात नखेड़ लूं। मैं मियां साहब, वैसे तो सबने बता दिया, आपने अपना वो शायद वो आप भी बेनिफिशियरी होते अगर तरमीम हो जाती, कोई 1 अरब के मामलात जो थे वो कुछ चल रहे थे, और आप अगर वाकई आपकी तरमीम मान ली जाती बकौल शिबली फराज के, तो आपको भी फायदा हो जाता। पता नहीं हुण होएगा कि नहीं होएगा, लेकिन इस्तीफे तुसी कोई नहीं देने ये सब 2 नंबरी है। और मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, ये आपने फ्रॉड लगाया हुआ है। अब भाई साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं तो आपसे अजराए मजाक ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो है, इसको अब्बासी साहब की जमात कहती है, ये ड्रामा है, ये सब, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। तो आप इनका ये तासुर जायल कैसे करेंगे मियां जावेद लतीफ साहब? अब्बासी साहब मुझे तो इस बात पे हंसी आ रही है कि मेरे जैसे मलंग आदमी को भी ये घसीट रहे हैं। पहले 2.5 साल ये कहते रहे हैं कि जावेद लतीफ वर्गा कोई दयानतदार नहीं, और उसके बाद आज कह रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है मनीब साहब, आज ये देखें कि जब इनका वजीर कहे कि रेलवे बंद कर दें, PIA इन्होंने बंद कर दी, पाकिस्तान स्टील इन्होंने बंद कर दी, पाकिस्तान के कारखाने इन्होंने बंद कर दिए, लोगों की दुकानें ये बंद कर रहे हैं, तो फिर कल को ये कहेंगे कि हमें तजर्बा नहीं था इसलिए पाकिस्तान बंद, ताला लग गया। और मुझे कोई ये तो बता दे भाई कि 5 साल आप KPK में हुकूमत करते रहे हैं, तो वो क्या गुण खिलाते रहे जो आपको तजर्बे की जरूरत थी? और 2.5 साल थी ना मियां साहब, पाकिस्तान की हुकूमत तो आप मिली थी सर। अच्छा, क्या करते हैं? फिर मुझे ये बताएं, मुआवजा तो ठीक करें। अच्छा, अगर ये मुआवजा करना है तो 2.5 साल इन्होंने हुकूमत कर ली, और 2.5 सालों में अब तक इनको तजर्बा नहीं हुआ, तो अगले जो 2.5 साल हैं वो पाकिस्तान की तबाही देखते रहे, हम खामोश रहे। फिर उतने ही कसूरवार हम भी हैं जितने ये मुजरम हैं पाकिस्तानी कौम के। और मुझे ये बताएं, ये कहते हैं कि जनाब हमने कोई होमवर्क नहीं किया था। और भाई जिन्होंने आपको हुकूमत देने का इशारा दिया था, क्या उन्होंने आपको होमवर्क करने का नहीं कहा था? और फिर ये भी मुझे ये बता दें, आप तो कहा करते थे कि जनाब मेरे पास इतनी ज़बरदस्त टीम है, और ओपनर उसके जो थे वो ज़ुबैर क्या असद उमर को कहा करते थे। और फिर ये सारी देखिए, मैं अब
मियां साहब कभी कभी ओपनर भी डक पे आउट हो जाता है, वो कोई बात नहीं है। आप मैं इस्तीफों की जवाब मुझे सर पहले दे दे, फिर परफॉर्मेंस पे आ जाए ना। आपने नहीं देने इस्तीफे, ये हुकूमत कह रही है, वो आज भी इवन प्राइवेट भी हमें मिलती है तो कहते हैं सब ड्रामा नहीं देने इन्होंने। मुझे एक बात की आप इजाजत दे दें, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कह दूं कि इस्तीफे जो हैं, इस्तीफे देने का हमने बिल्कुल कैटेगोरिकली फैसला कर लिया है। ये बिल्कुल एक वो चीज है जिससे हम पीछे हटेंगे नहीं। हाँ, ये बात जो है कब देने हैं, अब ये तो नहीं हम कर सकते कि एक नालायक नाहल बंदा जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया 2.5 सालों में, वो बंदा हमें कहे, वो बंदा हमें डिक्टेट करे। सिस्टम ही जाली है आपके मुताबिक, तो फिर ज़िमनी इंतखाब क्यों लड़ना चाहते हैं सर? बात तो सुन लें ना, पीपल्स पार्टी क्यों लड़ना चाहते हैं? मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। अगर मनीब साहब आप ठंड में बैठे हुए हैं, मगर इतने गर्म तो ना हो कि ठंड में भी ये हमें गुमान पैदा हो रहा है कि हम मुल्तान में बैठे हैं। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मनीब साहब, मैं इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत ज्यादा भी हो जाता है। अच्छा, ये वजह होगी ना कि जो आजकल वहाँ हो रही हैं चीजें, उसकी वजह से दर्जा हरारत अप हुआ हो। ये आप ठीक कह रहे हैं, वो आपने कुछ चीजें देखी होंगी। मगर मैं ये आपको जरूर कह रहा हूँ मनीब के ये नहीं हो सकता कि आप जो पाकिस्तान की तबाही करने वाला है उसकी हदायत के मुताबिक, उसके दिए हुए एक चार्ट के मुताबिक, उसकी दी डेट के मुताबिक, वक्त के मुताबिक अपोजिशन जो है वो बिहेव करे। और भाई बात ये है कि ज़िमनी इलेक्शन का मेरे नज़दीक तो लड़ने का कोई जवाब नहीं है। बाकी हतमी फैसला जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्योंकि होना है। मगर ये जरूर जाते कर दी बड़ी ठीक, मगर ये बात मैं बड़ी ठीक बात की है, कोई जवाब नहीं आपके मौकफ के साथ, फिर उसका कोई जवाब नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अब पीपल्स पार्टी ने पता नहीं क्यों कहा है, वो क्यों कह रहे हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी मनीब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये शौक है ना कि जनाब ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे इस्तीफों के बाद, तो पाकिस्तान में एक दफा पहले ज़िमनी इंतखाब 50 साल पहले हुए थे और उसके नतायज भी कौम ने भुगते थे। आज 400 से ज्यादा इस्तीफों पर अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन करवाना चाहेगा तो इसके बड़े खौफनाक नतायज होंगे। और ये आग से खेल रहे हैं, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा कि हम इस्तीफे देकर घर चले जाएं और इनको कहें कि आप ज़िमनी इलेक्शन करवा दो, ये नहीं होगा। अब अब्बासी साहब तो यही चाहेंगे ना, वही फारग हो जाए सब कुछ और फिर आराम से बाई इलेक्शन लड़े। लेकिन अब भाई साहब मैं बाद में आता हूं, जो वज़ीर आज़म ने कहा ये खामखा आपके ऊपर तानाजनी करेंगे कि वज़ीर आज़म ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन वो उनका राइट है कब इस्तीफे देने हैं, नहीं देने, बाई इलेक्शन लड़ने या नहीं लड़ने। लेकिन एक बात पर आप भाई साहब खुश हो जाए, इसी प्रोग्राम में मियाँ साहब फरमा रहे हैं कि कोई जवाब नहीं है बाई इलेक्शन का उनके मुताबिक लड़ने का, चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि नहीं जवाब है। तो इसमें तो आप खुश हो जाएंगे, कोई ना कोई दरार जो पीडीएम में पड़ गई है। मुनीब साहब बहुत शुक्रिया। असली फिर जवाब ही समझिए, लग नहीं रहा कि हम इतने अगर दरार पड़ गई है तो ठीक है। ये सियासी खिलाड़ी हैं और बड़े अरसे के खिलाड़ी हैं, नहीं बड़े अरसे के खिलाड़ी हैं। ये दरार पड़े या ना पड़े, ये जो है ना, ये बाजू कहते हैं ना देखे बाले हमारे, हमें पता है पूरी तरह, हमें हमारी सियासी अंडरस्टैंडिंग है कि एक वो 34 नुकाती पॉइंट है, इनका सारा मतमा नज़र वो है कि 1999 से पहले जितनी करप्शन है उसको हम नैब से निकाल दें ताकि लंदन फ्लैट्स और सरे महल वाले केस सारे ख़त्म हो जाएं। 1 अरब रुपए की नीचे वाली करप्शन आज हम ख़त्म कर देते, हम बड़े ही अच्छे होते। अगर 5 साल पुराने नैब के केसेस को ना नैब का केसेस बनाएं, हम अच्छे हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को नैब से निकाल दें तो ये जो जाली अकाउंट्स हैं जरदारी साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो ख़त्म कर दें तो इनमें बाहरें आ जाएंगी। अगर मुझे कहेंगे नायली अगर 10 साल की बजाय 5 साल कर दें तो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब बहाल हो जाएंगे। ये है इनका मतमा नज़र। कोई महंगाई, कोई गवर्नेंस की बातें, ये क्या करेंगे, ये कोई इनके कुछ दिखाने का इनके पास है? वो खाली इनको चार्ट दिखा दें। 2015 नवंबर से पाकिस्तान की इकॉनमी नोज डाइव जा रही है, करंट अकाउंट का खसारा 2 अरब से बढ़ता बढ़ता 20 अरब आया है। आज पाकिस्तानियों को खुशी होनी चाहिए कि इमरान खान के आते वो घटता घटता 0 पे गया और आज वो सरप्लस हो गया है। लॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग है
वो बढ़ गई है। आपको फिगर गलत मिलते रहे हैं। जिसको शहबाज शरीफ साहब ने वो सर एक जुमला सुने नहीं सुने, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, जो शहबाज शरीफ साहब ने टेक्सटाइल की लूमें बंद करवा दी थी, वो आज चली हैं और आज वहां पे लेबर की शॉर्टेज है। अल्लाह का फजल है, हम बड़ा इस वक्त एक टेक ऑफ की पोजीशन में। अब भाई साहब ये जो आप फरमा रहे हैं, आप भाई हैं, पता नहीं ये भी ठीक आप फरमा रहे हैं फिगर या नहीं, पॉइंट इनको दे दें। अच्छा सर नहीं, अब भाई साहब एक सेकंड, सर एक सेकंड, आप आके बड़े वेहमेंटली, बड़े आपको माशाल्लाह इकोनॉमी की भी समझ है, सब कुछ है, लेकिन आप आके जो फिगर्स देते रहे सर, एक बात जरूर है, वज़ीर आज़म ने जो आज कहा है ये इस पर ये मियां जावेद लतीफ़ साहब आपको ना ताने मार, और मियां साहब जो है ना ये बादशाह लोग हैं, बाज नहीं आते, वज़ीर आज़म के ऊपर खास तौर पर बड़ी तसल्ली से अटैक करते हैं। वज़ीर आज़म क्या फरमा रहे थे जरा सुन लें और भाई साहब आप जवाब दें ताकि फिर बाकियों को मौका। पहली चीज तो ये है कि हमें इसको, ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें। जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूं तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब भाई साहब इसके बाद ना बहुत से लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ये जो फिर हुकूमत में आने से पहले आपको कोई वो रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए था, या आपके लिए कोई स्पेशल वो होते हैं ना ट्यूटोरियल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आप तो पढ़ाते भी रहे हैं, वो स्पेशल ट्यूटोरियल्स होते हैं जिनसे पढ़ाई जाती है, फिर ग्रुप स्टडी कराई जाती है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, आप तो खुद माशाल्लाह पढ़ाते भी रहे सर, फिर हुकूमत का भी करवा लेना सी ताकि मसला ही ना होता। अच्छा मुनीब साहब, जो जिस रेफरेंस को आपने पकड़ा है वो रेफरेंस दे रहे हैं उन मिनिस्ट्रीज के फैक्ट्स के, जो आटा चीनी के जो आपके स्टॉक्स हैं उनके बारे में। जो मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ वो चाहे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, चाहे वो IMF और वर्ल्ड बैंक है, उनके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं बात कर रहा था। अब अगली बात पे आते हैं कि ये इस्तीफे दे, देखे ना हम हुकूमत कॉन्फिडेंट है, हमें पता है हमारे साथ अवाम है। अगर अवाम मियां जावेद साहब की पार्टी के साथ होती तो इतना आर या पार करने के बाद 10 MNA 18 MPA 28 MNA MPA रल के, तो अगर 28,000 बंदा भी नहीं निकाल सके जो इनकी बात के साथ खड़ा होकर ये बात करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की 11 पॉलिटिकल पार्टी मिलके पाकिस्तान के किसी अवाम के आम बंदे को बाहर नहीं निकाल सके जो हुकूमत के खिलाफ हो। तो हमें क्या डर है? इनकी कुल्फी वहां जम गई थी, तो मुनीब इस्लामाबाद में तो ठंड भी ज्यादा है और वैसे भी इनके लिए ठंड ज्यादा है, इधर इनको कोई MNA या MPA भी नहीं है। तो हमें इसलिए एतमाद है, बिल्कुल ठीक कहा मियां जावेद साहब ने कि ये अगर इलेक्शन आपने इस्तीफे देने तो भाई आप तो अगली तैयारी, अगली मंजिल की तैयारी पे हैं। आप तो बाई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं बाई इलेक्शन लड़ें, हम चाहते हैं अगली मंजिल की तैयारी। तो ये जो रही सही आपके पास है ये भी चली जाएगी, तो फिर NRO का कोई भी अगली मंजिल की तैयारी पता नहीं, इसलिए लगे रहे। अल्लाह माफ करे, दुनिया तो नहीं छोड़ के जा रहे। नहीं, मेरा मतलब नेक्स्ट स्टेज नहीं, चले मैं अल्फाज अपने वापस कर लेता हूं। नेक्स्ट स्टेज इन पॉलिटिक्स ये है कि आप आगे आए, आगे बड़ा मुश्किल मुकाबला है, और ये ना हो ना कि हमें खुला मैदान मिल जाए तो फिर तुम्हारे को भी चांस ना रहे NRO मंगड़ दा। ठीक है, एक ब्रेक ले जाते हैं चौधरी साहब और मियां साहब के पास। भाई साहब हमारे साथ फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, अब आपने जब मियां जावेद लतीफ़ साहब ना हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन वो बड़ी ज़्यादती करते हैं, वज़ीर आज़म को ख़ुसूसी तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप ज़रा अगर उन्होंने कह ही दिया कैंडिडेट होके कि भाई ज़रा तजर्बा होना चाहिए, सीख लेनी चाहिए बातें, तैयारी करके आना चाहिए, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, आप लोग अप्रिशिएट करें। हर बात में तुम कीड़े कटते हो, गलत गल है सर। देखिए आप एक तो है कि हम कीड़े बिल्कुल नहीं निकालते। देखिए ये जो अब्बास साहब के अलावा एक और 199 और हिटमैन थे, जो अब्बासी साहब के अलावा वो सारे पिटमैन हो गए हैं। तो अब्बासी साहब हमारे छोटे भाई को भी चांस दे देते, शायद ये हिटमैन बन जाते। बाकियों की हालत क्या है, क्या कारकर्दगी है आपकी सारी वजारतों की। आज आपने मान लिया कि हमारे कोई प्लान नहीं है, और आपने तो
कहा था कि 2014 के धरने के बाद आपने कहा था कि शुक्र है हम हुकूमत में नहीं आए, अब हम आएंगे तो हम तैयारी करके आएंगे। ये तैयारी है। वो एक बंदा था ना, तो उसको ने कहा कि जब पानी ना हो तो आप उस पर कर ले, तो वो कहीं तयम्मुम करने लगे, तो नीचे तवा पड़ा हुआ था, उस पे हाथ फेर मुंह पे मार लिया। तो अपनी बीवी से कह, देखो नूर आया हुआ है। तो उसने कहा ये नूर ते है तो फिर ते कटावा बन के आया है। अगर ये तैयारी है फिर तो ये कटावा बन के आई। और आप देखिए चीज को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, आपने हर चीज तबाह कर दी। आपस की बात है, वैसे ये बार बार एनआरओ की बात कर रहे हैं। 2.5 साल पहले अगर हमें 5 की गालियां देते हैं तो आधी गालियां आपको भी दें ना। 2.5 साल में आप भी कुछ नहीं कर सकते। एनआरओ आपस की बात है, एनआरओ तो इन्होंने दिया है। अलीमा खान साहब आपस की बात है, एनआरओ तो दिया है। ये बनी गाला आपस की बात है, एनआरओ तो दिया है। दवाओं पे आपस की बात है, एनआरओ तो दी आपस की बात है, एनआरओ तो दिया है। गंदम पे एनआरओ तो दिया है। तेल पे आपस की बात है, एनआरओ तो दिया है वो ताबिश गौर को, जो इब्राज ग्रुप का, जिसने 80 अरब रुपए देने हैं इस गवर्नमेंट के, उसको पावर पे आपने किया है। एनआरओ तो दिया आपने बीआरटी पे, आपस की बात है। एनआरओ तो आपने दिया है, आपने खैबर बैंक दिया है। एनआरओ तो आपने दिया है सुनामी ट्री, एनआरओ तो आपने दिया है। ठीक है वो हेलीकॉप्टर पे। इतनी ज्यादा आपस की बातें आपने फरमा दी है जोई साहब। ये देखिए आपस की बात आपने इतनी ज्यादा आपस की बातें फरमा दी हैं। इसको इनको फिर समझ नहीं आती कि ये कितनी देर तक आप अपने आप को रोज बैठकर गालियां निकाले कि हम ये नहीं कर सके, हम ये नहीं कर सके। और ये एक विजन होता है ना आगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया नहीं कुछ नहीं कर सकते हम, उस दिन इंटरव्यू में कह दिया कुछ नहीं कर सकते, तो इनको इसलिए चांस दे। ये कहीं पीआईए की तरह मुल्क का बैठा ना बैठा दे जिससे पीआईए को बिठाया। अच्छा मियां साहब मुझे सिर्फ इस बात का सर जवाब दीजिएगा कि वज़ीर आज़म ने चले ये बात कह ली, कम से कम उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है, माना है। मुझे बताएं यहाँ कौन मानता है सर गलत फैसले भी कर ले, पूरी हुकूमतें गुजर गई और कोई गलत फैसलों को बल्कि डिफेंड किया जाता है। यहाँ तो पूरी मुल्क पूरा हुकूमतें गुजर गई, 5-5 साल किसी ने गलती नहीं मानी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मान रहे हैं कि भाई पहले 1-1.5 साल, वो पंजाबी में कहते हैं ना सानू नहीं समझ लगी है, वो मतलब उनके नहीं चीजें पल्ले पड़ी, वो मान रहे हैं। आप अप्रिशिएट करें, फिगर्स गलत थे ना। चलें अगर आप की ये ख्वाहिश है कि हम मान लें, हम मान जाते हैं, मगर मुझे ये बताएं कि फिर सारा सच माने ना कि जो कुछ तबाही की है 2.5 सालों में इन्होंने मईशत की, जो लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लोगों की रास खत्म हो गई है, ताजरों की, सनतकारों की। मान लेना कि हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मान लेना कि दुनिया में हमने तनहा कर दिया पाकिस्तान को, मान लेना कि मकबूजा कश्मीर को बेच दिया हमने, तो हम मान लेंगे कि ये एक बंदा इतराफ़ जुर्म कर रहा है, इसको सजाए मौत ना दो, इसको उम्र कैद कर दो। ये तो बात मान हो सकती है, मगर ये क्या हो सकता है कि जनाब क्योंकि ये नालायक था, इसने कत्ले-आम कर दिया है, मगर ये मान रहा है लिहाजा इसको सुरखाब का पर लगा दो कि ये बड़ा अच्छा बंदा है। मगर मेरी एक बात सुन लें, ये 2.5 सालों में एक बात बार बार कर रहे हैं कि जनाब हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, वो ये है कि करंट खसारा हमने कम कर दिया, करंट खसारा हमने ख़त्म कर दिया। और इनसे कोई बंदा पूछे कि घर के बर्तन बेचकर, घर का फर्नीचर बेचकर, घर के कपड़े बेचकर आप जो पैसा इकट्ठा करते हो, जेब में डाल लेते हो, बच्चे आपसे पूछते हैं कि रात को रोटी हमें चाहिए, आप कहते हो बिल्कुल खामोशी से सो जाओ। वो जूते मांगते हैं तो आप कहते हो बिल्कुल नहीं आपको मिलेंगे। तालीम का पूछते हैं, कहते हो नहीं। कपड़े को वो इसरार करते हैं, आप कहते हो कि नहीं। 2 रुपए की चीज आप खरीदने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर मुझे ये बताओ खसारा ही होगा ना कम। आप तो सर ऐसे फरमा रहे हैं कि आपके दौर में कुल्ली तौर पर ये फलाई रियासत बन गई थी, मेरी बात सुने ना। मैं एक तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, आप मुतासर हो जाते हो बहुत जल्दी इस्लामाबाद की फिजाओं से। मैं ये आपको कह रहा हूं कि मुझे यार ये तो बता दो कि दुनिया में कोई रियासत ऐसी हो जिसकी मईशत बेहतर हो, जिसका ग्रोथ रेट ठीक हो और खसारा उसका 0 हो। कोई रियासत आप बता दो, खुदा का खौफ करो। पाकिस्तानी कौम को आपने पागल बनाया हुआ है। और जिस तरह आप पाकिस्तान में हुकूमत करने से पहले, मसल्लत किए जाने से पहले झूठ बोलते थे, बड़ी डठाई से इतना झूठ बोलते थे
कि गुमान होने लगता था कि शायद साची बोल रहे हो, हमें शक होता था कि शायद हम ही गलत हैं। और आज हुकूमत में होते हुए इतनी ढिठाई से वो रोजाना आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि ये जाके झूठ बोलो, ये जाके झूठ बोलो, और वेला बंदा कोई उनको काम ही नहीं है हुकूमत के मामला संभालने का। वैसे मैं मियां साहब मैंने भाई साहब के पास जाना है। सर एक बात सुन, सर एक बात मेरी सुन लें। सर एक बात देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उन्होंने खुद टेलीविजन इंटरव्यू में फरमाया कि आपके इस पूरे नैरेटिव और आपके बयानिए से बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। जबकि मैंने शेख रशीद साहब से पूछा, मैंने कहा जी क्या हुकूमत की कारकर्दगी से वो मुतमईन है? तो उनकी जो अल्फाज थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को देखा जाता है तो वो ये कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत बेहतर है आप सारों से, यानी आपकी क़यादत से। तो सर फर्क तो हुआ ना, वो क्या भला भली सी बात है, वो कहते हैं बंदा बहुत ईमानदार है। मनीब यहाँ रुक जाएं एक सेकंड के लिए। मुझे यार ये बताओ कि बकौल इनके कि ये फरिश्ता सिफ्त नालायक नाहल करप्ट लोग जो हैं, बकौल इनके ये बड़े फरिश्ता सिफ्त इंसान है, ये जो बंदा इनके करप्शन के स्कैंडल बताता है उसका मुंह बंद कर देते हैं, उसके मुंह को ताला लगा देते हैं, उसको जेलों में डाल देते हैं। और मुझे ये बताएं कि इस बेहतर बंदे का हमने अचार डालना है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो रुल गई, और फिर भी आप कहते हैं कि जनाब हम अदारों का नाम लेते हैं। एक सेकंड मनीब, मुझे ये बताएं एक सेकंड, ठीक है मनीब एक सेकंड, ये शख्स जो है ये अदारों में बैठे लोगों का नाम ले तो ये मुहिब्बे वतन, हम निशानदेही करें तो हम इंडियन एजेंट। ओ खुदा का खौफ करो, ये लोगों को सर्टिफिकेट उन्होंने क्या नाम लिया? नाम तो आप ले रहे हैं ना, और वो भी आप गलत तरीके से ले रहे हैं। वो गिला ही ये है, आप तो नाम ले रहे हैं और साथ से वो ले रहे हैं। क्या हम मुंह टेढ़ा करके ले रहे हैं? और ये बड़े अदब से ले रहे हैं। मैं अच्छा चले अब्बासी साहब के भाई साहब आप सर जब रिस्पॉन्ड कर दें मियां साहब को। मैंने तो उन्हें मिसाल भी दी, माने अच्छी नहीं लगी उन्हें। नहीं मुनीब साहब, पहले तो मेरा आपसे गिला है कि पीडीएम को आप दो टाइम देते हैं और हुकूमत को आप आधा टाइम भी नहीं देते। ये दो बातें करते हैं, मैं आधी बातें जवाब दूंगा, दरमियान में आप इंटरप्ट करेंगे, हुकूमत का मौका भी नहीं जाता। पहले तो आप ये एक पार्टी बन चुके हैं, एक को एक दफा बुलवाएं, अगले को दूसरी दफा बुलवाएं, वो सारा टाइम। सबसे पहली बात ये जो मियां साहब ने जो बात की, मैं उसी बात को लेकर, एक घर है, घर में एक सरबराह है और उस घर की आमदनी 40,000 है और सरबराह खर्चे 80,000 के छोड़ के जाता है और उस पर तकरीबन 6 लाख का कर्जा भी है। और वो बेचारा जो सरबराह है वो परेशान है कि बच्चे को रोटी दे तो उसको किस्त वाले आ जाते हैं, और वो जो कर्जा है वो जो पुराना सरबराह था उसने उस कर्जे से पता नहीं क्या कुछ लूट मार की है। तो उस घर के अफराद बेचारे परेशान ही होंगे कि चादर इधर रखें तो उधर से पाँव नंगा और सर पे रखें तो पाँव नंगा। अच्छा, वो तो ये उस घर की परेशानी यही थी, इतने कर्जे चढ़ा गए कि उसकी किस्तों में वो मुल्क डूबा रहा। आज अब मुझे, मैंने मियां साहब की बात सुनी है ना, सारी सुनी है। अब वो सरबराह ने अल्लाह के फजल से घर के खर्चे और आमदनी बराबर कर दी है। मुश्किल टाइम साहब ने देखा है, लेकिन आज वो घर तरक्की इसलिए कर रहा है कि घर में जरूर तंगी हुई है लेकिन घर के कर्जे और घर की आमदनी और खर्चे बराबर हुए हैं। ये बात ये इसको समझ है, ये समझना नहीं चाहते। जिस तवातर से ये एक रट लगा रहे हैं कि जी नालायक हैं, निकम्मे हैं, नायल हैं, इनको पसंद नहीं आ रहे पीपल्स पार्टी और नून को, ये बात आवाम तो नहीं चाहती। ये प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, साथ रहिए। भारत एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करता रहा है। उसकी बैकग्राउंड तो जियो न्यूज़ पे ऑलरेडी आपके हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर भी आपने देखा होगा, लेकिन अब तक उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है और तब्दीली क्या आ रही है, इस पर बात करने के लिए हम चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी परवेज़ इकबाल लोसर साहब, चेयरमैन हैं EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, इसका बैकग्राउंड तो बहुत से लोगों को पता है, भारत ने जो किया है, लेकिन अब दो बातें हैं, इनका आप ही इख्तिसार से जवाब दे दीजिएगा। पहले तो ये फरमाइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है पाकिस्तान के हवाले से जब से ये पूरी कैंपेन चली, और साथ अब इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है या क्या कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब भाई, पहले आपका शुक्रिया और जियो टीवी का। ये मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 15 साल से, क्योंकि मैं
ब्रसल में 30 साल से हूँ और यूरोपियन पार्लियामेंट में तकरीबन 20 साल से मैं जा रहा हूँ। और इनके जो मेन हेड ऑफिस हैं ये ब्रसल हैं और दूसरा इनका जिनेवा। और इस 15 साल में इन्होंने जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये फेक मीडिया हाउसेस बनाकर और इस मुख्तलिफ पार्ट में किया हुआ था, यानी कि बलोचिस्तान का पार्ट इनका लहदा था पाकिस्तान की बदनाम करने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान का लहदा था, कराची का चैप्टर लहदा था, और ये जो हमारा KPK वाला है और सेंट्रल पंजाब वाला, यानी कि इन्होंने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में लगाया हुआ था। यानी कि जो इनकी जैली NGO थी जिनके वो MD या जो डायरेक्टर थे वो भी जैली नामों से थे। और ये 2-3 साल पहले भी जब जिनेवा में मैं आपको शायद याद हो, 3 साल पहले जिनेवा में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन शुरू की थी, फ्री बलोचिस्तान। वहां बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर इन्होंने बड़े बड़े बैनर लगाए थे। अभी जब मैं बजाते खुद वहां मौजूद था और वहां पर हमने स्विस गवर्नमेंट को भी लिखा, उनसे डायलॉग भी किए। और वहां पर सबसे जो शॉक कर देने वाली बात है, जब वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बैनर लगे हुए थे, मैं माई सेल्फ जब मैं वहां गया तो उन लोगों को जब मैंने कहा भी आप कौन है, बलोची है, तो वो बोले नहीं और एकदम उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और उनको ना उर्दू आती थी ना इंग्लिश आती थी। बाद में पता चला कि ये 50-100 डॉलर दिहाड़ी पे ये लोग लाए हुए थे। अभी इसके बाद जब ये जो EU डिसइंफो लैब है, इनका काम ही यही है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट में लॉबिस्ट हैं, NGO हैं, जो मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ मुल्कों की लॉबी करते हैं। ज़ाहिर है तकरीबन 8000 से ज्यादा लोग लॉबिस्ट हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट में हैं। अभी जब उन्होंने ये चीजों को मिलाना शुरू किया, यानी कि जो असल ब्रेक थ्रो ये 2 साल पहले हुआ, उन्होंने पहले भी 2 साल पहले भी EU डिसइंफो में लैब ने एक रिपोर्ट शाया की थी, लेकिन इसको मैं कहता हूं कि अनफॉर्चुनेट उसके ऊपर हम आगे नहीं बढ़ा सके। उस वक्त की हमारी एम्बेसडर ने खत भी लिखा था। लेकिन इस बार जो है जब उन्होंने रेगुलर इसका काम शुरू कैसे हुआ, एक इंडियन जो मास्टरमाइंड है औरत मादी शर्मा, ये मुख्तलिफ NGO ये कुछ साल पहले यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरों के वक्त भी लेकर गई। जो EU डिसइंफो वाले हैं उनके साथ जाहिर है कि किसी ना किसी हवाले से इसका कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो इसने उनके ऊपर उनको थ्रेट किया या धमकी दी या कुछ किया कि तुम लोग मेरे खिलाफ लिख रहे हो, तुम्हें कोई पैसा दे रहा है। तो फिर उन लोगों की तहकीक और तेज हो गई। जाहिर है कि यूरोप का एक इस लेवल का NGO अदारा, उसके ऊपर जब वो मैडम शर्मा ने ऐसी बात की तो उन्होंने 9 दिसंबर को जिस डिटेल के साथ इंडिया का ये भयानक चेहरा, यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फेक मीडिया पकड़ा गया, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसको अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि हम इसको उस तरीके से प्रोपोगेट नहीं कर सके हैं जैसे अगर इंडिया, यानी कि इंडिया ने हमारे बलोचिस्तान का केस गलत तरीके से, CPAC का, पाकिस्तान फौज का, यानी कि हमारे दुनिया के साथ जो ये हालात खराब हुए, ये मैं आपको आपके प्रोग्राम के जरिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम देखा जाता है, मैं ये लोगों को अपने पैगाम, ये सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्दी की खबरें, अरबों के साथ हमारे तल्लुक खराब होना, अमेरिका के F-16 का देर होना, कनाडा का वीजा, यानी कि ये 110 मुल्कों में 755 या 755 तो ये कह रहे हैं ना, मैं ये कहता हूं कि ये हजारों की तादाद में इनकी जैली वेबसाइट थी और ऐसे लोगों के ऊपर ये काम कर रहे थे कि दर्जनों के हिसाब से जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे। और जब इससे ज्यादा इसके ऊपर जब ये काम, जब ये यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ गए, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट दुनिया की बड़ी पार्लियामेंट है, जब उस तरफ गए तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ECR, SND, EPP, जब इन लोगों के नाम सामने आए, उन्होंने कहा कि हमारे नाम से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के, पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। और ऐसी वेबसाइटें हैं जिनके MD या ऑर्गेनाइजर तो अंग्रेज बताए जाते हैं, वो भी नहीं है। अभी आपके सवाल में ये था कि अभी हमें इसको करना कैसे है, मैं आपको बताऊं।
चौधरी साहब मैं इसको ये बिल्कुल आपके साथ एक मजीद भी नशिस्त हम रखेंगे अगले हफ्ते इंशाल्लाह, उसमें मजीद आपसे इस हवाले से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आज क्योंकि वक्त मेरे पास जरा कम है, मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे भी और अपने नाज़रीन से भी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।